आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम लोग मधुबनी पेंटिंग की विभिन्न शैलियों की चर्चा करेंगे तथा उसके वर्तमान स्वरूपों का उद्घाटन। यानी इसका मतलब क्या होगा? क्वेश्चन बनना चाहिए। इसका मतलब होगा कि हम लोग मधुबनी पेंटिंग से संबंधित संपूर्ण जो तथ्य है उसके बारे में जो जानकारियाँ हैं वो आज हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और हम लोग कर क्या रहे थे? हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और जो खास करके बिहार से संबंधित होते हैं, जिसमें कला में मुख्य रूप से पटना कलम पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग दो होता है, फिर पाल कला, मोर कला, यही प्रायः प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग कहाँ आ गए हैं? तो मधुबनी पेंटिंग में आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। बिहार में कला संस्कृति की परंपरा में मधुबनी पेंटिंग का स्थान अग्रिम पंक्ति में, यानी सबसे प्रमुख है। किंतु यह पेंटिंग कितने दशक पुरानी है इसका भी कोई सही निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सकता है, लेकिन कहा जाता है कि यह पेंटिंग कब, तो जब भगवान राम का शादी होने कहाँ गया, तो सीता जी के यहाँ, कहाँ, तो मिथिला क्षेत्र की राजकुमारी थी सीता जी, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में वो सारे क्षेत्रों में जो सीता जी के पिता थे दशरथ जी, उन्होंने पेंटिंग करवाया था। तो कहा तो जाता है कि उसी समय से यह पेंटिंग, इस पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इस पेंटिंग का पहला साक्ष्य यहाँ देखिए, विद्यापति की कीर्ति पताका, याद कीजिए विद्यापति ने क्या लिखा? कीर्ति पताका, कीर्ति लताका, इस सब के कौन रचयिता हैं? तो विद्यापति से मिलता है। वस्तुतः बहुत पहले से ही यह लोक कला के रूप में मिथिलांचल के घर आंगन में देखने को मिलती रही है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रही है। जिस तरह पटना कलम है पुरुषों की पेंटिंग है, उसी तरह जो मधुबनी पेंटिंग है, या इसको कहेगी मिथिला पेंटिंग, यह महिलाओं की पेंटिंग है, क्योंकि यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रही है। लेकिन वर्तमान में नरेंद्र कुमार कौर्ण, अरुण कुमार यादव, शिव पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्र को चुनौती देने का प्रयास किया है। और मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग क्यों हम लोग पढ़ेंगे? क्योंकि चर्चा में ही रहा है। जैसे पटना रेलवे स्टेशन, बिहार श्रमजीवी एक्सप्रेस, इसी तरह से बहुत सारे और ट्रेन, पूरा पटना शहर, मधुबनी रेलवे स्टेशन, इस सब को क्या किया गया था कि पूरा का पूरा जो मधुबनी पेंटिंग है इसी से सजा दिया गया है। और जापान के जो बुलेट ट्रेन है वहाँ से भी ऑफर आया था कि 200 कारीगरों को भेजिए कि जापान में जो बुलेट ट्रेन है उस पर भी मधुबनी कलाकारी की जाएगी। लेकिन अब तो कोरोना के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। यह कला मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया आदि जिलों के समस्त लोक जीवन की कला है। यह केवल बिहार के नहीं, बिहार में तराई क्षेत्र, फिर नेपाल का तराई क्षेत्र जिसे मधेसी लैंड कहते हैं, आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। हालांकि हाल के दिनों में इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी खूब मिली है। अगर बिहार का कोई पहचान है, कहा जाए कि सही मायने में जो विकास कर रहा है, तो वह मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग 3 प्रकार की होती है, एक भित्ति चित्र, दूसरा अड़ीपन तथा तीसरा पटचित्र। तो सबसे पहले भित्ति चित्र देखिए क्या होगा। तो भित्ति चित्र के 3 रूप देखे जा सकते हैं। भित्ति चित्र मतलब क्या? किसी दीवार पर बना दीजिए, यह इसे मूरल पेंटिंग कहते हैं। प्रथम इसमें क्या होगा? गोसनी के घर की सजावट, दूसरा कोहबर घर की सजावट, तीसरा कोहबर घर के कोनिया यानी कोनिया की सजावट। जैसे कि घर हुआ, ये पूरा रूम है, इस रूम में जो कोना जहाँ पर देवता रहते हैं, इस जो ये कोना वाला इलाका हुआ, यहाँ पर पेंटिंग की जाएगी। गोसनी के घर की सजावट के अंतर्गत धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों का मुख्य योगदान रहा है। धार्मिक चित्रण में निम्नलिखित देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि। इन चित्रों के दार्शनिक तथ्य से लोग जीवन सतत उद्वेलित होता रहता है, जो लौकिक एवं परलौकिक जीवन परंपरा का द्योतक है। आगे देखते हैं। भित्ति चित्र के दूसरे रूप के अंतर्गत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय होती है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कैसे एरोटिक होगा, यानी कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र और एवं अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं, जिसमें प्रायः मछली, बांस, कछुआ, जिलेबी आदि तरह के चित्र बनाए जाते हैं।
भित्ति चित्र के दूसरे रूप के अंतर्गत कोहबर घर के हो गया। भित्ति चित्र के तीसरे रूप के अंतर्गत कोहबर घर के कोनिया की सजावट भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोहबर घर के चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीक के रूप में होती है, जिसमें केला मांसलता के प्रतीक के रूप में, केला क्या होगा तो मांसलता के प्रतीक के रूप में, मछली कामोत्तेजक प्रतीक के रूप में, सिंह क्या होगा तो शक्ति के रूप में, सुग्गा तो कामवाहक प्रतीक के रूप में, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में यानी सुख समृद्धि पैसा होगा, बांस क्या होगा तो वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेंद्रिय के रूप में, हंस मयूर शांति के प्रतीक के रूप में और सूर्य चंद्र दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में चित्रित किए जाते हैं। दूसरा है अब अरिपन। वो तो भित्ति चित्र देख लिए, अब अरिपन क्या होगा। यह जैसे कि मान लेते हैं यह पूरा एक घर हो गया, घर के सामने की बात हो रही है यहाँ पर फेस, यहाँ पर क्या होगा देखिए अरिपन अर्थात यह भूमि चित्र मतलब भूमि में किया जाएगा। बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र होते हैं। यह 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर आधारित है। इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और उससे रंग उसमें क्या होगा तो रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियाँ, जैसे पहला होगा मनुष्यों और पशु पक्षियों के चित्र, दूसरा फूल पेड़ और फलों के चित्र, तीसरा तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित है, चौथा देवी देवताओं के चित्र और पांचवा क्या बनेगा तो स्वास्तिक दीप आदि के चित्र इसमें बड़ी बनाए जाते हैं। किसमें तो अरिपन में। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। जैसे अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों विशेषकर त्रिकोणात्मक विशेषकर त्रिकोणात्मक यानी इस तरह से बनाएंगे, इसी तरह का यहाँ पर एक पैटर्न का फॉलो किया जाएगा और आयताकार आकारों के रूप में, और जो चारों तरफ से कैसा होगा त्रिकोणात्मक होगा और बीच में वह आधार क्या होगा तो उसका आयत के जैसा होगा, आयताकार होगा। विवाहों और उत्सवों के अवसरों पर पत्तियों के आकार का सर्वाधिक उपयोग होता है। पत्तियों का आकार यानी कि इस तरह से इसी तरह से बनाया जाएगा। इस प्रकार यह अन्य लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व त्योहारों अनुष्ठानों विवाह यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ एवं धार्मिक अवसरों से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। और पटचित्र मधुबनी चित्रकला में पटचित्रों की भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पट चित्रकला से हुआ। पट मतलब क्या है कपड़ा, तो कपड़ा पर किया जाने वाला चित्रकारी। मधुबनी चित्रकला की कुछ शैलीगत विशेषताएं भी हैं, जैसे मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे अगर किसी पक्षी का चित्र बनाना है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। अगर किसी आदमी का चित्र बनाना है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है, यानी कि इसमें सिंबल के रूप में दिखा दिया जाता है। और चित्र मुख्यतः क्या होंगे तो चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुख्य कारण क्या है व्यवसायिक दृष्टिकोण, क्योंकि यह हम जानते हैं कि 1966-67 में बिहार क्षेत्र और बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो उस सब क्षेत्र में बहुत सारे लोग यह क्षेत्र छोड़कर उत्तर बिहार से कहाँ नेपाल के मधेसी इलाके में तराई में चले गए थे और कुछ बच भी गए थे। तो उससे पहले जो यह कला था यह मुख्य रूप से कला था, लेकिन उसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि चलो इस कुछ खेती तो होगा नहीं तो कुछ किया जाए। तो उस पेंटिंग में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जोर शोर से लग गए और यह कला व्यावसायिक कला हो गया, यानी कि इसमें पेंटिंग किया जाना आरंभ हो गया और इसको बेचने का कोशिश किया जाने लगा। चित्र अंगुलियों से या बांस की कूंची से बनाए जाते हैं। चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण प्रदान करता है। रंगों की विशिष्टता इस शैली का दूसरा पक्ष है। अभी भी यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों में ही कायम है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि यह पूर्णतः नेचुरल कला है।
इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख रंग हरा, पीला, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी, बैंगनी आदि हैं। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग कैसे बनेगा? तो काजल से प्राप्त किया जाएगा काला रंग, एवं जौ जलाकर काजल एवं जौ को जला दिया जाएगा तो काला हो जाएगा। पीला रंग कैसे प्राप्त करेंगे? तो चूना एवं बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता है। किसको? तो पीला रंग, चूना एवं बेर के पत्तों को में दूध मिला दिया जाएगा तो पीला हो जाएगा। नारंगी रंग कैसे बनता है? तो पलाश के फूलों से नारंगी रंग बनाया जाता है। लाल रंग तो कुसुम के फूलों से अथवा सहतूत के फूलों से बनाया जाता है लाल रंग। हरा रंग तो सेम के जो पत्ते होते हैं उनसे हरा रंग, एवं सफ़ेद रंग चावल एवं उड़द की दाल से बनाया जाता है। तो क्या? तो सफ़ेद रंग। चित्रण में रंगों का समायोजन उल्लेखनीय होता है। पीला रंग धरती का प्रतीक है, उजला रंग पानी का प्रतीक है, लाल रंग तो यह आग का प्रतीक है, और काला रंग वायु एवं नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर यह कलर वैज्ञानिक है। विगत वर्षों में इस शैली के चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसका व्यवसायीकरण भी हुआ है। इस शैली के मुख्य कलाकारों में पद्मश्री सिया देवी, कौशल्या देवी, बउआ देवी, हीरा देवी, कर्पूरी देवी, उर्मिला झा, सावित्री देवी, पूना देवी, त्रिवेणी देवी, जानकी देवी, त्रिपुरा देवी, श्यामा देवी, सीता देवी, शांति देवी, भगवती देवी, मैना देवी आदि के साथ साथ चंद्रकला देवी तथा महासुंदरी देवी, जिनको पद्मश्री 2010 में प्राप्त हुआ है। इनकी प्रसिद्ध चित्रकला जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन की पूर्वी दीवारों पर अंकित है। चित्रकला को विश्व विख्यात दिलाने का श्रेय श्री भास्कर कुलकर्णी चित्रकला को विश्व ख्याति दिलवाने का श्रेय किसको जाता है? याद कर लीजिए, श्री भास्कर कुलकर्णी, श्री ललित नारायण मिश्र तथा उपेंद्र ठाकुर को दिया जाता है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख केंद्र मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय, दरभंगा, भवानीपुर इत्यादि ये सभी केंद्र मिथिलांचल के मध्य में पड़ता है। मधुबनी चित्रकला की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में लगाई गई थी, किंतु उस समय वह ख्याति नहीं प्राप्त कर सकी। किंतु इस चित्रकला को पहली बार ख्याति 1967 में प्राप्त हुई थी। कब? तो 1967 में, यानी कि आज़ादी के बहुत बाद की बात है। 1967 ईस्वी में नई दिल्ली में इस पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिससे तुरंत यह चित्रशैली देश विदेशों में चर्चित हो गई। इसके बाद आए दिन विदेशों में मधुबनी चित्रकला की लगातार प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं। शशिकला देवी के चित्रों की प्रदर्शनी तो जापान में भी हो चुकी है। जापान के तोकामाची, यहाँ देखिए, जापान के तोकामाची सिटी में एक जापानी व्यक्ति हासेगावा द्वारा मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ मिथिला के दुर्लभ चित्रों को संकलित किया गया है। जर्मनी के शोधकर्ता एरिक स्मिथ ने भी इस चित्रकला पर शोध कार्य किया। अमेरिका के रेमंड का भी मिथिला चित्रकला के अर्थतंत्र में बड़ा योगदान है। किसका? तो रेमंड्स का। इन दिनों इस कला को अधिक से अधिक व्यापारोन्मुख बनाने के लिए पुरानी चित्र शैली में कुछ नवीनता के पूट भरने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यह बाजार में टिक सके। फलतः मधुबनी पेंटिंग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ व्यावसायिकता रूप लेती जा रही है। परिणाम स्वरूप आज मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर बाजारू रंग जैसे पोस्टर रंग और अवरोधक रंग यानी कि काला प्रयुक्त होने लगा है। आज इसकी लोकप्रियता के ही कारण विदेशी मधुबनी पेंटिंग खरीदने के लिए इन गांवों तक पहुंच रहे हैं, जहां इसे बनाया जाता है। इस तरह क्या होगा? यह स्पष्ट है कि मिथिला की इस लोक चित्रकला में न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबिंब झलकता है। यह चित्र जीवन की कविता के दृश्यमान उपादान है। हजारों वर्ष से चली आ रही इस प्राचीन एवं सनातन कला को मिथिलावासी धरोहर के रूप में आज भी जीवित रखे हुए हैं। सही मायने में यह कला परंपराओं का एक सम्मिश्रण है, जो वंश परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में हस्तांतरित होती रही है। यह सही है कि इसमें व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति से कुछ इसका स्तर यानी गिरावट हुआ है तथा कुछ गैर कलाकार भी आर्थिक लाभ के लिए चित्र बनाने लगे हैं, किंतु इसका एक लाभ जरूर हुआ है कि यह कला अब देश की सीमाओं को लांघ कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रहा है। तो क्या हुआ? तो आज हम लोग देखें कि मिथिला पेंटिंग के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वह प्राप्त कर लिए। अगले बार मिलेंगे हम लोग एक नए
टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।